नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आरजू साएं। इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर है। कांग्रेस के उम्मीदवारों को लेकर सीईसी की बैठक में करीब सभी उम्मीदवारों पर सहमति बन गई है। कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट कभी भी जारी हो सकती है। इससे पहले कई सीटों पर एक राय नहीं थी और अब खबर यह है कि सभी सीटों पर चर्चा के बाद सहमति बन गई। शुक्रवार को करीब 5.5 घंटे चली मीटिंग के बाद हरीश रावत ने कहा, सभी 70 सीटों पर चर्चा हुई और सारे प्रत्याशी फाइनल हो गए और कभी भी कांग्रेस अपनी लिस्ट जारी कर सकती है। लगभग सभी कैंडिडेट फाइनलाइज हो गए। 70 में से 70? हाँ, 70 में से 70। 3-4 जगह जो है टेक्निकली हम जो है जरा सा विल टेक लिटिल बिट लॉन्गर, लेकिन ये स्ट्रेटेजिकल कैलकुलेशन से बाकी डिक्लेयर किसी समय भी डिक्लेयर हो जाएगा। कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर? मेरी समझ से जो स्क्रीनिंग कमेटी का पार्ट है या पीसीसी का पार्ट है वो तो पूरा हो गया है, तो किसी समय भी वो कांग्रेस प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए लिस्ट सबमिट कर सकते हैं। सुनील नवप्रभात हमारे साथ जुड़े हुए हैं देहरादून से। सुनील, 70 के 70 नामों पर मुहर लग गई है, लेकिन इस वक्त नेताओं की धड़कनें तेज होंगी देहरादून से लेकर पूरे उत्तराखंड में। बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेसी लंबे समय से इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब दिल्ली से जो है लिस्ट जारी हो। जो जानकारी है कि शुक्रवार को जब 5.5 घंटे के आसपास सीईसी की मीटिंग चली, उसके बाद आज दोपहर तक ये लिस्ट जारी हो सकती है। और जानकारी ये भी आ रही है कि कांग्रेस भी 2 फेज में अपनी लिस्ट जारी करेगी। जो पहली लिस्ट जारी होने वाली है, जिसके अभी हरीश रावत बात कर रहे थे, 55 से 60 के आसपास प्रत्याशियों की इस फर्स्ट लिस्ट में घोषणा कांग्रेस कर सकती है। 10 से 12 सीटें कांग्रेस भी होल्ड पे रख सकती है, जिनमें रामनगर है, लाल कुआं, सल्ट, कालाडूंगी, डोईवाला, कोटद्वार, लैंसडाउन जैसी सीटें हैं, सहसपुर सीट है, हरिद्वार ग्रामीण सीट है। इन सीटों पर कांग्रेस सियासी समीकरण देखेगी, खासकर जब हरक सिंह रावत की वापसी हो गई करीब 6 दिन के बाद, बड़ी मान मनोहर के बाद, उसके बाद के आगे के समीकरण क्या होंगे। क्या हरक सिंह रावत चुनाव लड़ेंगे? उनकी बहू अनुकृति गुसाई को लैंसडाउन से बताया जा रहा है कि लैंसडाउन से टिकट दिया जाएगा, लेकिन हरक सिंह रावत की क्या भूमिका होगी, वो चुनाव लड़ेंगे। जिस तरह से ये जानकारी आ रही थी कि हरक सिंह रावत केदारनाथ, डोईवाला और चौबट्टा खाल उन्होंने अपनी पसंदीदा सीटों में रखी है। अगर कांग्रेस उनको टिकट देती है तो चौबट्टा खाल से देती है। वहां पर सतपाल महाराज बीजेपी के कद्दावर उम्मीदवार हैं, वहां पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। एक पूरा जो सियासी समीकरण है वो इसके बाद बदल जाएगा। और अगर हरक सिंह रावत को कांग्रेस टिकट नहीं देती तो उसके बाद के समीकरण क्या होंगे। हरीश रावत कहां से चुनाव लड़ेंगे? रामनगर से चुनाव लड़ेंगे, सल्ट से चुनाव लड़ेंगे, डीडीहाट से चुनाव लड़ेंगे। इसलिए कुछ सीटें होल्ड पर रखी गई हैं। सहसपुर है, सहसपुर में प्रीतम सिंह की पसंद कुछ और है, हरक सिंह की पसंद कुछ और है। देहरादून कैंट में भी दोनों कैंडिडेट को लेकर दोनों नेताओं के बीच विवाद है। तो आज पहली लिस्ट दोपहर बाद, ये बताया जा रहा है कि दोपहर तक ये लिस्ट जारी हो सकती है। इससे बहुत कुछ सामने आ जाएगा, क्योंकि बीजेपी पहले अपनी लिस्ट जारी कर चुकी है। बीजेपी ने 11 सीटें होल्ड पे रखी हैं। कांग्रेस का देखना होगा कि पहली लिस्ट में कितने उम्मीदवारों की कांग्रेस घोषणा करती है। उसके बाद राज्य के जो सियासी समीकरण हैं वो नए सिरे से फिर यहाँ पर शुरू होंगे। कुछ ऐसी खबर है सुनील की किसी के टिकट कटने की उम्मीद हो? देखिए, अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के 11 विधायक यहाँ पर थे, जिनमें से हल्द्वानी सीट पर इंदिरा हृदय दिवंगत हो गई थी। ये जरूर देखने वाली बात होगी कि हल्द्वानी सीट पर कांग्रेस का क्या स्टेप रहता है, वहाँ पर किसको कांग्रेस टिकट देती है, क्योंकि कांग्रेस में बहुत सारे दावेदार हल्द्वानी सीट पर मौजूद हैं। इंदिरा हृदय के बेटे भी वहाँ पर दावेदारी कर रहे हैं और उनको लेकर भी कांग्रेस का जो नेतृत्व था, जो प्रदेश नेतृत्व था, उसमें मतभेद थे अलग अलग कैंडिडेट्स को लेकर। अब पहली लिस्ट ये सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि कांग्रेस ने किस तरह से अपने कैंडिडेट के सिलेक्शन किया है, किसको वहां पर टिकट देने जा रही है। जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राहुल गांधी को देश और कांग्रेस के लिए बड़ी समस्या बताया। हमारे खास शो आर पार में न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन के साथ बातचीत में सीएम धामी ने राहुल गांधी को समस्या कहा। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि राहुल गांधी ने देश के सैनिकों का मनोबल हमेशा गिराया।
चुनावों का माहौल चल रहा है, लेकिन इस चुनावों के माहौल में राजनीति जो है वो तो चरम पर होती है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अमर जवान ज्योति पे भी राजनीति हो रही है। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, कुछ लोगों ने हमेशा देश के सैनिकों के साथ, देश की सीमाओं के साथ और देश के अंदर तुष्टीकरण का काम किया है। वो लोग आज भी वही काम कर रहे हैं। देश की जनता जानती है, देश के अंदर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद देश के अंदर एक कार्य संस्कृति बदली है, वर्क कल्चर बदला है। अब देश की जनता भली भांति जान रही है कि पहले क्या होता था और अब क्या हो रहा है। जिन लोगों ने देश के अंदर 60 सालों तक सत्ता पर जो काबिज रहे, उन्होंने कभी कोई काम सैनिकों के लिए नहीं किया, कभी काम कोई गरीब जनता के लिए नहीं किया। आज जो भी काम हो रहा है वो सारा का सारा काम आम जनता, सामान्य जनता, एक गरीब जनता, उनके लिए सारी योजनाएं को लाने का काम किसी ने किया है तो भारत माँ के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। लेकिन क्या आपको लगता है ये पॉलिटिक्स, क्योंकि इसमें कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं, राहुल गांधी भी हैं, वो कहते हैं कि लॉ को बुझाया जा रहा है। मनीष तिवारी जो कांग्रेस के सांसद है वो तो कहते हैं कि राष्ट्रपति को इंटरवीन करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि राजनीतिक स्तर जो है उसका दायरा जो है वो सैनिकों को भी नहीं छोड़ता, और वो सैनिक जिन्होंने देश के लिए जान दी है, जो शहीद हुए, और क्योंकि उत्तराखंड तो सैनिकों की भूमि है, इसीलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। देखिए जी, इन्हीं के आपने देखा होगा एक वीडियो आया था उनका, जो दिल्ली से सांसद थे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित। वो एक वीडियो में एक साक्षात्कार में वो साफ साफ कह रहे थे हमारे उत्तराखंड के गौरव जनरल बिपिन रावत जी को, जिनका अभी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हुआ, उत्तराखंड के लोग उनसे अत्यधिक स्नेह करते थे, पूरे देश के लोग करते थे, जिन्होंने सेना को बढ़ाने का काम किया। संदीप दीक्षित जो उस समय के सांसद थे, वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने उनको गली के गुंडा तक कहा। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसे लोग जो है सेना के साथ कैसा भाव रखते होंगे, सैनिकों के साथ कैसा भाव रखते होंगे। उत्तराखंड की जनता भली भांति जानती है कि वो तब इस प्रकार की बातें करते थे, और आज जब चुनाव का समय आ गया तो उन्हीं जनरल बिपिन रावत का बड़ा बड़ा फोटो लगाकर अपने कार्यक्रम करते हैं। क्या उत्तराखंड की जनता या यहाँ के सैनिक इनकी इन बातों को समझते नहीं है? वो अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए वो कहीं उनके भ्रम में नहीं आने वाले हैं और इनको मुंहतोड़ जवाब देने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि अमर जवान ज्योति पर, क्योंकि नेशनल वॉर मेमोरियल बना है, उसमें तमाम सैनिक हैं जो 1947 के बाद शहीद हुए हैं, क्या आपको लगता है कि उस पर पॉलिटिक्स बहुत दुखद है? हरदीप पुरी केंद्रीय मंत्री ने बोला राहुल गांधी तो खुद एक विवाद है, वो क्या विवाद खड़ा करेंगे? जी, निश्चित रूप से वो देश के लिए एक समस्या है, और उन्होंने हमेशा देश के अंदर कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे देश के सैनिकों का मनोबल बढ़ा हो, देश का मान सम्मान बढ़ा हो। जी, निश्चित रूप से वो एक समस्या है। क्यों समस्या लगता है आपको राहुल गांधी? और हमेशा सैनिकों का मनोबल गिराने का काम किया है इन्होंने। नहीं, राहुल गांधी देश के लिए समस्या है या कांग्रेस के लिए समस्या है, जो बीजेपी के लिए समस्या है? कहीं गलवान में घटना होती है, चीन के साथ कोई बात होती है, दोनों के लिए नहीं, बीजेपी के लिए तो बहुत अच्छा रास्ता है। जी चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया आज इतने महत्वपूर्ण दिन पे धामी जी, और चुनाव भी है तो आपको उसके लिए शुभकामनाएं भी। हरक सिंह रावत एक बार फिर से कांग्रेसी हो गए हैं। दिल्ली में हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल हो गए। दिल्ली के कांग्रेस वॉर रूम में हरक सिंह रावत की ज्वाइनिंग हुई। इस दौरान हरीश रावत, देवेंद्र यादव, गणेश गोदियाल, प्रीतम सिंह मौजूद रहे और सभी ने हरक सिंह का स्वागत किया। करीब 5 दिन के लंबे इंतजार के बाद हरक सिंह की कांग्रेस में आखिरकार एंट्री हो गई। हरक सिंह के साथ उनकी बहू अनुकृति भी कांग्रेस वॉर रूम पहुंची थी और कांग्रेस में शामिल हो गई। बीजेपी ने लंबे सोच विचार के बाद 59 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये कहना है कि बीजेपी एक बार फिर से सरकार बनाएगी और 60 पार का नारा साकार होगा। साथ ही सीएम ने कहा कि ये चुनाव काम और कारनामों के बीच होगा और कांग्रेस को करारी हार मिलेगी।
59 सीटों पे टिकट डिक्लेयर कर चुकी है, 11 सीटों पे इंतजार है, कांग्रेस के टिकटों का इंतजार है, लेकिन बीजेपी ने जो 59 टिकट दिए, क्या सोच कर दिए, क्या प्लानिंग है सर? कई विधायक आपके पुराने आपने दिए, 10 जगह आपने टिकट भी काटे, और ये आप इसे मजबूत दावेदारी मानते हैं या आपको लगता है कि ये कुछ कैलकुलेशन है? देखिए, हमारी पार्टी बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली पार्टी है और सभी कार्यकर्ताओं के बीच में हमने रायशुमारी करी। मंडल तक के जो हमारी सबसे नीचे की इकाई है मंडल, उस मंडल की इकाई से, जिले की इकाई से, प्रदेश की इकाई से जो नाम हमने केंद्रीय चुनाव समिति को भेजे थे, उसी में से नामों का चयन हुआ है और देशकाल परिस्थिति के अनुरूप जो जहाँ पर फिट बैठा है उनके नामों का चयन हुआ है। लेकिन कहीं कहीं पर कुछ अपेक्षाएं ज़्यादा होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी प्रदेश के अंदर लोग ऐसी सरकार चाहते हैं जो सरकार केंद्र में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ सरकार चले, जिससे कि जो यहाँ विकास के काम शुरू हुए हैं उन विकास के कामों को और तेज गति प्रदान हो। अब की बार 60 पार उत्तराखंड की जनता उस पर मोहर लगाएगी और हमें अपना आशीर्वाद देगी और मोदी जी के अनुरूप चलने वाली यहाँ सरकार बनाएगी। कांग्रेस फिर से टिकटों का इंतजार हो रहा है, उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द उनके टिकट अनाउंस होंगे, वो भी इन कैलकुलेशन को देखेंगे। तो हम ये माने कि आप 57 से हम 60 की तरफ कैसे, क्योंकि कांग्रेस ये भी क्लेम कर रही है कि हम भी तो कहीं हैं, इस बात का काउंटर क्या है सर? 2017 में भी कांग्रेस थी, जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने बहुत बड़े दावे किए थे, लेकिन जब परिणाम आया तो सब पूरे उत्तराखंड की जनता ने जो परिणाम दिया वो सबके सामने है। इस बार हमने 5 सालों में काम किए हैं और जनता ने इन 5 सालों के कामों को देखा है और उनके कारनामों को देखा है। इसलिए चुनाव जो होना है वो कारनामे और कामों के बीच में होना है, इसलिए जनता यहाँ की प्राथमिकता कामों को देगी और जो 60 पार का नारा है वो पूरा होगा। आखिरी सवाल, आपने जिन्हें बाहर किया उन्हें कांग्रेस ने आज अपने आप में ले लिया। उन्होंने ये कहा कि मैं जब 2016 में मैंने हरीश रावत जी के पार्टी को धोखा दिया कह ले या बगावत की, तो मैंने ये सोचा कि बीजेपी बहुत विकास करेगी, अब मैं फिर कांग्रेस में आया हूं कि बीजेपी विकास नहीं कर पाई। वो भी तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक चैलेंजेस है। ये सवाल उनसे पूछना चाहिए, हमारी पार्टी ने तो उनके बारे में निर्णय ले लिया। ये सवाल उनसे पूछना चाहिए जो उनके बारे में अभी तक बहुत सारे बयान देते थे। मतलब आपका मतलब कि कांग्रेस के वो नेता जो आज तक उनको कोसते थे, ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए? हाँ, निश्चित रूप से उनसे पूछना चाहिए, हमारी पार्टी ने तो निर्णय ले लिया। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को अल्मोड़ा के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने पहले गोलू देवता के मंदिर में पूजा अर्चना की और फिर मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। साथ ही अन्य विकास योजनाओं को भी देखा। सीएम ने कहा कि पार्टी में बगावत जैसा कुछ नहीं है, बीजेपी अनुशासित पार्टी है, यहां विरोध जैसा कुछ नहीं होता। ओमिक्रॉन जिस तरह से बढ़ा है उसकी जान माल को लेकर ज़रूरी है कि इस समय सभी व्यवस्थाएं ठीक हों। उसी क्रम में मैं आज मेडिकल कॉलेज भी गया था, देखा है, और मैंने पिछले दिनों सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज का भी निरीक्षण किया था। उस दौरान भी वहाँ की व्यवस्थाओं को भी मैंने देखा था कि सभी प्रकार की जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए बच्चों के लिए, और वेंटिलेटर, आईसीयू बेड और ऑक्सीजन के प्लांट वहाँ पर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कितनी व्यवस्थाएँ हैं। और पूरे प्रदेश की भी हमने लगातार समीक्षा हम इसको लेकर कर रहे हैं। आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन चूंकि जानमाल की सुरक्षा बहुत आवश्यक है, उसको लेकर मैं मेडिकल कॉलेज गया था। उधम सिंह नगर की गदरपुर सीट पर भी बीजेपी की बगावत सड़क पर आ गई है और 2007 में चुनाव लड़ चुके रविंद्र बजाज ने समर्थकों के साथ पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। बीजेपी ने लगातार दूसरी बार अरविंद पांडे को उम्मीदवार बनाया है। अब रविंद्र बजाज का यह कहना है कि पार्टी ने जमीनी कार्यकर्ता की उपेक्षा की और समर्थकों से बात करके वो चुनाव लड़ने का फैसला लेंगे। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।